मैं शहजाद अहमद, राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर। प्यारे छात्रों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो हमारा दूसरा पार्ट है अर्थशास्त्र का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे छात्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र, नंबर 3 तृतीय क्षेत्र। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बांटा है, इसको 3 भागों में विभाजित किया है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को। ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है ये। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने इसको 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। अब हम चर्चा करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बहुत सारे जो जमीन से जुड़े हुए काम हैं। जो प्राकृतिक क्षेत्र है, ये हमारा इस क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र भी बोलते हैं। यदि हमें इसकी परिभाषा देनी पड़ जाए तो परिभाषा है हमारी, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की प्रक्रिया कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, इसमें कृषि आप सब जानते हैं, पशुपालन पशुपालना, गाय भैंस पालना, वानिकी, फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं, खनन का मतलब जो चीजें जमीन से खोद कर निकाली जाती है उनको खनन बोलते हैं, मत्स्य पालन, मछली पालना, मुर्गी पालना। ये हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लगभग हमारे देश की 2/3 जनसंख्या, लगभग 65 से 67% जनसंख्या इस क्षेत्र में लगी है। प्राथमिक क्षेत्र में हमारी 2/3 जनसंख्या लगी है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम है। इसके बारे में मैं आपको जीडीपी के बारे में बाद में बताएंगे। तो ये हमारी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हो गई हैं। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है ये देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में इसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र अर्थात किसी वस्तु का निर्माण करना, देखिए जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हमने कच्चा माल लेंगे, प्राथमिक क्षेत्र से हमको कच्चा माल आएगा और इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण का मतलब है कंस्ट्रक्शन, इसको बनाना किसी चीज को, अर्थात इसका रूप परिवर्तित करना। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हम कृषि से गन्ना लेंगे और गन्ने से चीनी बनाएंगे, तो चीनी कहाँ बनेगी? चीनी बनेगी द्वितीय क्षेत्र में, और गन्ना कहाँ से आएगा? प्राथमिक क्षेत्र से। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए कपास कहाँ से आएगा? कपास आएगा प्राथमिक क्षेत्र से, और उसका धागा और कपड़ा बनेगा द्वितीय क्षेत्र में। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम। गेहूं कहाँ पैदा होगा? प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन उससे अगर आटा बनाना है तो आटा कहाँ बनेगा? द्वितीय क्षेत्र में। तो ये दूसरा क्षेत्र जो है इसका काम है रूप परिवर्तित करना, अर्थात इसका जो कच्चा माल होगा वो प्राथमिक क्षेत्र से आएगा और द्वितीय क्षेत्र में इसका रूप परिवर्तित करके अंतिम उत्पाद बनाया जाएगा, अर्थात जिसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे खनन से हम मिनरल, खनिज पदार्थ निकालते हैं और इनको उद्योग धंधों तक पहुंचाते हैं, फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं, तब वो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा द्वितीय क्षेत्रक हो गया, इसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र।
ये भी क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों, तीसरा क्षेत्र है हमारा कैप्चर क्षेत्र, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। और इसको हम प्राथमिक क्षेत्र को, इसको प्राकृतिक क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये द्वितीय क्षेत्र हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, अर्थात इसमें तो रूप परिवर्तित किया जाता है, कच्चा माल यहाँ से लेते हैं और इसका रूप परिवर्तित करके ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सेवा क्षेत्र है। अब सेवा क्या है? सेवा देखिए, इसमें कई सारे उदाहरण दे रखे हैं जो सेवा देते हैं। बैंकिंग, बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं, ये सब क्या है? ये सेवा देती हैं। यहाँ हमें भौतिक रूप से किसी वस्तु का मिलना दिखाई नहीं देता है। यहाँ किसी भी वस्तु का भौतिक रूप से हमें मिलना दिखाई नहीं देता है। देखिए, बैंकिंग है, बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले सेवा देते हैं, क्योंकि जब हम बैंक जाते हैं तो अपना ही पैसा जमा करने जाते हैं, अपना ही पैसा निकालने जाते हैं। वो हमको कोई पैसे नहीं देते, कोई और कुछ नहीं करते, सिर्फ वो सेवा देते हैं। हमारा पैसा है, हम ही को वापस करते हैं, हमारा ही पैसा वो जमा करते हैं। इसी प्रकार बीमा, इंश्योरेंस वाले भी सेवा देते हैं। परिवहन का मतलब जितने भी आने जाने के साधन हैं, वो सब परिवहन के साधन हैं। हमको कहीं भी जाना है, लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम बस में, ट्रेन में बैठे, उन्होंने मामूली सा टिकट दिया, हमने पैसे लिए और अपनी और लखनऊ दिल्ली जाकर उतार दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेवा की। भंडारण का मतलब है स्टोरेज, अर्थात जो जितने कोल्ड स्टोर है और बहुत से किराए के वो है, जहाँ हम अपना सामान रखते हैं, भंडारण करते हैं, गोदाम में बड़े बड़े, इनका किराया लगता है, वो सब क्या है? ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। व्यापार, ट्रेड, ये भी सब सेवा है। सामुदायिक सेवाएं, इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है। ये हम क्या करते हैं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी तो यहाँ सेवा कर रहा हूं। मैं कुछ आपको भौतिक रूप से नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको सेवा दे रहा हूं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने अपनी फीस ली और एक कागज पर हमको दवाई लिख कर। आप प्यारे छात्रों, अब हम चर्चा करेंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। अर्थात अब हमको, ये हमारी राष्ट्रीय आय होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। हमारे देश में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, कहां से कितने पैसे आते हैं, कितना योगदान हमारे देश में कौन सा क्षेत्र देता है, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो सबसे ज्यादा मैंने पहले बताया था, सबसे ज्यादा लोग जो हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी आपके प्राथमिक क्षेत्र में है। यहाँ लगभग हमारी 2/3 जनसंख्या काम करती है। प्राथमिक क्षेत्र में कितनी जनसंख्या काम करती है? 2/3, लगभग 65 से 67% जनसंख्या हमारी काम करती है। लेकिन जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक उत्पाद में, सकल घरेलू आय में हमारा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का माप 13 से 14% है। मात्र 13 से 14% है। अर्थात सबसे ज्यादा जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन आमदनी सबसे कम। उसके कई कारण हैं, कई समस्याएं हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कृषि जोत का छोटा आकार। कृषि जोत का छोटा आकार, जोत का मतलब, यहां देखिए, जोत का मतलब खेत है, जोत बराबर खेत।
जो हमारे खेत हैं वो उनका आकार बहुत छोटा है। महंगी तकनीक अर्थात तकनीक बहुत महंगी है। यदि आधुनिक तकनीक से कृषि की जाए तो कम से कम 10-12 लाख की तकनीक आती है। ट्रैक्टर आता है, कल्टीवेटर आता है, हैरो आती है, टीलर आता है, ट्रैक्टराली आती है। ये सब जो है ये सब 10-12 लाख का आता है और प्रत्येक किसान के बस की बात इसको खरीदना नहीं है। पूंजी का अभाव अर्थात पैसे का अभाव है। कृषि क्षेत्र में पैसे का अभाव है। प्राथमिक क्षेत्र में कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो प्रचंड मौसमी बेरोजगारी है। यहाँ प्रचंड माने छिपी हुई, डिटेल से बताएंगे। मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है। और आखिरी नंबर है परंपरागत तरीके, अर्थात जो पुराने परंपरागत तरीके हैं, जो हमारे पूर्वज जिनसे खेती करते थे, जिन बीजों का इस्तेमाल करते थे, जिस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, हम आज भी उन्हीं तकनीक पर, उसी तरीके पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारी प्राथमिक क्षेत्र की समस्याएं हैं, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें लगी हुई है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में, राष्ट्रीय आय में हमारा योगदान मात्र 13 से 14%, अर्थात सबसे कम। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र का इसमें भी कोई खास योगदान नहीं है, 26-27%। ये लगभग यहाँ 26 से 27% इसका योगदान है सकल घरेलू आय में। और जो जहां सबसे कम लोग लगे हुए हैं, तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र है, यहाँ सबसे कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसका योगदान राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा है। 56 से 57% लगभग है ये सब। तो प्यारे छात्रों, देखिए अब हम जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, जीडीपी में इनका योगदान कम क्यों है, क्या क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले समस्या जो है हमारी कृषि जोत का छोटा आकार, अर्थात यहाँ छोटे किसान बहुत हैं। जोत का मतलब खेत, यहाँ बहुत। देखिए जोत कितने प्रकार की होती है या फिर किसान कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। नंबर 1 सीमांत। सीमांत जोत, नंबर 2, चलिए यही बताते चले। सीमांत जोत का मतलब है जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि या उससे कम है, वो किसान कहलाएंगे सीमांत किसान, या उनको वो जोत कहलाएगी सीमांत जोत। दूसरा जो सेक्टर है हमारा वो है छोटी जोत। दूसरा पॉइंट है हमारा छोटी जोत। छोटी जोत इसमें आएगा 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक जिनके पास भूमि है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक भूमि है वो छोटी जोत कहलाएंगी, छोटे किसान कहलाएंगे। और इसके बाद नंबर 3 है मध्य जोत, अर्थात बीच के। ये आ जाएंगे इसमें 4 से 10 हेक्टेयर के किसान। इसमें 4 से 10 हेक्टेयर के किसान आ जाएंगे। और इसके बाद नंबर 4 है हमारा बड़ी जोत। बड़ी जोत अर्थात इसमें 10 हेक्टेयर से बड़ी जोत के किसान आ जाएंगे, बड़ी जोत आ जाएगी। तो ये 4 प्रकार की जोत हुई।
सीमांत जोत, छोटी जोत, मध्य जोत और बड़ी जोत, इनके बारे में बता दिया कि किसके पास जितनी भूमि होगी वो कौन सा किसान होगा। तो सबसे पहली समस्या थी हमारी कृषि जोत का छोटा आकार। देखिए ये सीमांत और छोटी जोत, ये छोटे किसान होते हैं। ये छोटे किसान होते हैं, इनके पास ना तो आधुनिक तकनीक होती है, ना आधुनिक बीज होता है और ना ये ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रैक्टर भी नहीं होता। इतने छोटे किसानों पर एक समस्या है, आधुनिक तकनीक से कृषि नहीं कर सकते। अब समस्या क्या आती है इनके सामने, ये छोटी जोत वाले किसान के सामने समस्या क्या आती है, इनको सब कुछ या तो किसी से साहूकार से या महाजन से ये खेती करने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए पैसा उधार लेते हैं। और जब पैसा उधार लेंगे अर्थात कृषि से पहले, फसल बोने से पहले ये पैसा उधार लेंगे तो उसको साहूकार या महाजन या गांव का बड़ा किसान इनको बहुत महंगी दर पर ऋण देता है, उधार पैसे देता है, जो इन लोगों के लिए बहुत कठिन होता है बाद में। या तो इनको अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है या ये मंडी तक नहीं पहुंच पाते। कई कारण हैं, इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जितना सरकार घोषित करती है ये लोग दोनों छोटी जोत वाले और सीमांत जोत वाले उसका फायदा भी नहीं उठा पाते। तो बड़े किसान और थोड़ा मध्य जोत वाले किसान उसका फायदा उठा लेते हैं। तो ये बहुत समस्या है छोटी जोत, इसके जोत के बारे में बता दिया मैंने। अब है महंगी तकनीक। मैंने पहले बताया था महंगी तकनीक, अर्थात ट्रैक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर और जितनी भी मशीनें हैं, थ्रेशर है, ये सब कम से कम 10-12 लाख का सामान यंत्र होते हैं जो ये छोटे किसान नहीं खरीद सकते। और इनको बैंक भी लोन देने में आनाकानी करते हैं, इनको बैंक भी लोन आसानी से नहीं देते। तो इसलिए इनके पास तकनीक नहीं है इस क्षेत्र के साथ। और जबकि ये छोटे किसान और हमारे पास सीमांत जोत वाले किसान अधिक है। पूंजी का अभाव, इसमें कोई भी व्यक्ति पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। कृषि में कोई भी निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा उद्योग धंधे में लोग निवेश करते हैं, सेवा में निवेश करते हैं, और लेकिन प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि का क्षेत्र है इसमें कोई भी निवेश नहीं करता है। अब दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, कृषि में सबसे बड़ी समस्या क्या है, पेंशन एवं मौसमी बेरोजगारी। अब इसके बारे में बताएंगे, पेंशन और मौसमी बेरोजगारी क्या है। देखिए पेंशन नहीं समझ लीजिए, पेंशन बेरोजगारी, पेंशन बेरोजगारी, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। इसको छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी भी बोला जाता है इसको। ये छिपी हुई कैसे है, और ये खासकर कृषि क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में भी है, लेकिन ज्यादातर अधिकांश ये समस्या हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, पेंशन बेरोजगारी के बारे में। यदि किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है और उसके यहां 5 आदमी काम करने वाले हैं, उसके यहां 5 आदमी काम करने वाले हैं, अर्थात एक वो 4 उसके बेटे, 5 आदमी काम करने वाले हैं। यदि उसी में से उन 5 में से
2 आदमी निकाल दिए जाएं या 3 आदमी निकाल दिए जाएं और उस जमीन पर, उस खेत पर 2 आदमी कार्य करें, तब भी उतना ही उत्पादन होगा। क्लियर? 5 आदमी है और यदि 2 आदमी काम करें, 3 आदमी निकाल दिए जाए, वहां से 3 आदमी निकाल दिए जाए, तब भी उतना ही उत्पादन होगा जितना वो 5 आदमी मिलकर उस खेत पर काम करते हैं। जितना उत्पादन उनके 5 के करने से होता है, उतना ही उत्पादन उन 2 के करने से होगा। तो ये बाकी जो 3 आदमी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे कि बेरोजगार हैं, लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार हैं और ये छिपी हुई बेरोजगारी है, पिछड़ बेरोजगारी। क्लियर हो गया? अर्थात वो 2 आदमी भी अगर खेत पर काम करेंगे तब भी उत्पादन उतना ही होगा जितना 5 आदमी मिलकर करते हैं। तो वो 3 आदमी उस परिवार के पिछड़ बेरोजगार हैं, छिपे बेरोजगार हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता कि ये बेरोजगार हैं, क्योंकि वो 3 भी उन 2 के साथ कार्य करते हैं। तो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र की समस्या है कि पिछड़ बेरोजगारी यहाँ बहुत है। दूसरी, शहरी क्षेत्र में भी ये बेरोजगारी है। अगर किसी व्यक्ति के पास दुकान है और उसके 2 बेटे उसी के साथ उस दुकान पर है, उसने उस 2 नौकर भी रख रखे हैं, अर्थात 5 आदमी दुकान पर काम कर रहे हैं, या उसने 1 नौकर रख रखा है, 2 बेटे उसके हैं, 1 वो है, 4 आदमी है, और दुकान पर आदमियों की 2 आदमियों की जरूरत है, एक उसका बेटा या एक वो खुद या एक नौकर वो खुद काम कर सकते हैं। तो 2 आदमी वहां भी दुकान पर बेरोजगार हैं, पिछड़ बेरोजगार है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो कार्य करते हुए दिखाई देते हैं कि ये दुकान पर जाते हैं, वहां काम करते हैं। यदि वो दुकान से हट जाएंगे तब भी दुकान पर कोई समस्या, कोई बिक्री पर कोई समस्या नहीं आएगी। ये शहरी क्षेत्र की समस्या है। एक शब्द और है यहाँ, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी का अर्थ है कि मौसम के अनुसार काम मिलना। मौसम के अनुसार, ये भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। प्राथमिक क्षेत्र में ही मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है। जैसे फसल की बुआई के समय काम मिलता है, फसल की कटाई के समय काम मिलता है, फसल की सिंचाई के समय काम मिलता है। बाकी और किसी मौसम में, बाकी किसी और महीने में हमको कोई काम नहीं मिलता। तो ये बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ओके, ये इतना हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद है परंपरागत तरीके, अर्थात जो हमारे पूर्वज जिस प्रकार की खेती करते आ रहे थे, वो ही खेती, उन्हीं तरीकों से हम खेती कर रहे हैं। हम अभी उन तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा परंपरागत तरीका है। आधुनिक तकनीक हमने अभी पूरी तरह नहीं अपनाई है। ये हमारी समस्या है और प्राथमिक क्षेत्र की समस्या है। तो प्यारे बच्चों, देखिए, हमारे देश की सबसे अधिक आबादी प्राथमिक क्षेत्र में लगी है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में, राष्ट्रीय आय में इनका योगदान बहुत कम है, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान भी कोई खास नहीं है, इससे कुछ ज्यादा है लेकिन बहुत कम है फिर भी। और तीसरा क्षेत्र जो है, इसमें सबसे कम आदमी लगे हैं और इनमें इसकी सकल घरेलू आय में आमदनी, राष्ट्रीय आय में आमदनी सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा आय देता है। तो ये हमारा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्लियर हो। हाँ प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रम। ये इसी चैप्टर में है। बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए, 2005 में सरकार ने एक योजना चलाई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। इसको नरेगा कहते थे, इसको नरेगा कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है।
मनरेगा कर दिया गया है। अर्थात अब ये कार्यक्रम जो है इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 इसका नाम कर दिया गया है, महात्मा गांधी, और इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये हो गई अब मनरेगा। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। देखिए ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2005। देखिए गारंटी योजना, इसमें सरकार ने गारंटी ली है, एक बात की गारंटी ली है इसमें। और वो गारंटी क्या है? वो गारंटी ये है, सरकार ने इसमें कहा है कि हम कम से कम 100 दिन का रोजगार देंगे। कितने का? 100 दिन का रोजगार देंगे, 100 दिन का रोजगार। सरकार जो है वो 100 दिन का रोजगार देगी, 100 दिन का रोजगार देगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्ति को जिनके पास मनरेगा का कार्ड है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के सभी जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके पास ये मनरेगा का कार्ड होता है। और इस मनरेगा के कार्ड में ये प्रावधान है कि सरकार आपको कम से कम 365 दिन में, साल भर में 365 दिन में से कम 100 दिन का रोजगार आपको अवश्य उपलब्ध कराएगी। और इसमें एक शर्त और है, यदि सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ है, अर्थात 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो वह आपको 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता देगी। अर्थात आपको 100 दिन के पैसे मिलेंगे। जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी दर पर आपको जो सरकार काम करने पर देती, वो बिना काम करे भी आपको 100 दिन के पैसे देगी। ये हमारा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, जो अब मनरेगा हो गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, उसके अंतर्गत प्रत्येक कार्ड वाले को, जिसके पास मनरेगा का कार्ड है, 100 दिन का रोजगार देगी। यदि रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ है, सरकार यदि रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो आपको 100 दिन के पैसे आपके खाते में जाएंगे, 100 दिन का बेरोजगारी का भत्ता वो देगी। ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना गरीब लोगों के लिए चलाई है। और करंट में मैं इसको अगर जोड़ दूं तो जैसे हमारे देश में या दुनिया में ये कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, जिससे बहुत से ग्रामीण लोग जो बड़े बड़े शहरों की चर्चा कर रहा था, ये कोरोना वायरस जिसकी वजह से पूरा संसार परेशान है। हमारे देश के भी जितने ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर थे जो बाहर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, वो गांव वापस आ गए हैं और उनके सामने कोई रोजगार का साधन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। तो सरकार ने, खासकर यूपी गवर्नमेंट ने मनरेगा के अंतर्गत उन सभी लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है, जिसमें उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार अवश्य मिलेगा। और यदि रोजगार नहीं दे पाती है सरकार, काम नहीं दे पाती है, तो उन सभी लोगों को 100 दिन की बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 365 दिन में कम से कम 100 दिन का तो उनको वेतन या भत्ता मिलेगा। ये मनरेगा का कार्यक्रम है। तो प्यारे बच्चों, देखिए ये बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम था, जिसमें सरकार की जो योजना थी मनरेगा, और बहुत सारी योजनाएं हैं। फिलहाल हमने मनरेगा जो सबसे बड़ी योजना है उस पर वो चर्चा की है।
और आगे इसके अलावा जो और दूसरी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार ने जो बेरोजगारी कम करने के लिए की है उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसमें 16 दिन के रोजगार की गारंटी है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड में या अगले उसमें हम आपको बाकी और जो चैप्टर में रह गया उसके बारे में बताएंगे।